आइए आज समझते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, यानी ROCE क्या होता है। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। वो क्या मेजर करता है कि मान लिया जाए एक बिजनेस है, उस बिजनेस में 1 लाख का कैपिटल डाला गया है एंड उस 1 लाख का कैपिटल लेके कोई एक बिजनेस अपने ऑपरेशंस करता है, यानी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वगैरह करता है। सो उस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करने के बाद जो पैसा जनरेट कर रहा है, यानी जो रिटर्न जनरेट कर रहा है, वो कितना जनरेट कर रहा है ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। जिस जो कैपिटल हम एम्प्लॉय किए हैं, उस एम्प्लॉयड कैपिटल पे क्या रिटर्न जनरेट कर रहा है या क्या रिटर्न लेके आ रहा है, उसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ज्यादातर क्या होता है ना, जब हम किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए बैठते हैं या किसी भी कंपनी को एनालाइज करने का ट्राई करते हैं, तो हमेशा हमें एक वर्ड पता चलता है कि किसी भी कंपनी का ROC ज्यादा होना चाहिए। ये क्यों ज्यादा होना चाहिए? इसका इसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए ना, क्यों ज्यादा होना चाहिए। सो आइए देखते हैं क्यों ज्यादा होना चाहिए। लेट्स से एक कंपनी है, ये कंपनी एक कैपिटल रेस किया है। ये कैपिटल दो तरीके से रेस कर सकता है, बोरोइंग करके कर सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से कर सकता है, या फिर ओनर्स का इक्विटी यानी फंड वगैरह, इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लेके, IPO वगैरह लाके, जो भी है, जरूरी नहीं आईपीओ लाने का, इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लेके ये पैसा रेज कर सकता है, ठीक है। एंड ये पैसा जो रेज किया है कंपनी, इस पैसा का कॉस्ट होता है। चाहे कॉस्ट कंपनी के हाथ में रहे या फिर कॉस्ट ओनर्स के हाथ में रहे। अगर मैं भी किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ तो उसका एक कॉस्ट है। कैसे कॉस्ट है? एटलीस्ट इन्फ्लेशन का कॉस्ट है, 7% का इन्फ्लेशन का कॉस्ट है। मेरा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रहा है, जो मैं अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहा हूँ, कहीं और पैसा नहीं लगा के इसमें लगा रहा हूँ, उसका मान लिया जाए उसका उसका कॉस्ट है, तो ये सारा का कॉस्ट है। तो इंडिया में हम ये मान के चलते हैं। एंड एक और कॉस्ट रहता है, वो कॉस्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यानी जो पैसा लोन में लिया है तो वो फ्री में तो देगा नहीं, कि कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी को फ्री में तो लोन मिलेगा नहीं, तो उसका भी एक कॉस्ट होता है। तो इस कॉस्ट को क्या हम ओवरकम कर पा रहे हैं? यानी मान लिया जाए कि मेरा 1 लाख का मैं कैपिटल बोरो करके कंपनी 1 लाख का मैं कैपिटल बोरो करके कंपनी में लगाया हूँ, एंड ये 1 लाख का कैपिटल पे मैं 12% का इंटरेस्ट या फिर मेरा कॉस्ट जो है कंपनी को 12% का पड़ रहा है, तो क्या मैं अपने एक्टिविटी, अपने ऑपरेशंस करके 15% का लेके आ पा रहा हूँ? यानी 12 - 15 - 12, 3% का कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट में हूँ। यानी मैं 12 का लेके आया कैपिटल, 15 कमा रहा हूँ, तो 3% मेरा खुद का पैसा बढ़ते चल रहा है, टाइम के साथ साथ बढ़ते चल रहा है, बढ़ते चल रहा है। सो इसको चेक करने के लिए इसी इसी रेशियो, इसी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए, क्या किसी कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से उसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है नहीं है, ये सब चीज को चेक करने के लिए हम ROCE का यूज करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको इतना तक समझ में आ गया होगा, एंड आप आगे बढ़ते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है EBIT, यानी EBIT, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। EBIT डिवाइडेड बाय कैप EBIT क्या होता है? EBIT होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? जैसे मैं बताया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस ओनर का फंड, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। मतलब ये कुछ फॉर्मूलाज है, मैं इसमें आऊंगा कि क्यों कैसे आया ये फॉर्मूला। सो हम बस फॉर्मूला जान के तो कुछ कर नहीं सकते, जब तक हमें कैलकुलेट करने आएगा नहीं, कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन को लेके आना है, ये जो EBIT है, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कहाँ से लेके आना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ से लेके आना है,
जब तक हमें पता नहीं रहेगा तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। हाँ, बहुत सारे आजकल वेबसाइट होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं, बट एज अ इन्वेस्टर आपको पता रहना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें अंदर जो इन्फॉर्मेशन आता है वो कहाँ से आता है। तो उसे जानने के लिए हम वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा मिटा दूं तो फिर बहुत ज्यादा गजबज गजबज हो जाएगा। ये तो नहीं मिटेगा। ओके, सो ये मैं डॉक्टर लाल पैथ का एक P&L उठा के लाया हूँ। ये बिल्कुल आपको ही मिल सकता है। आप डॉक्टर लाल पैथ के वेबसाइट पे जाइए, या सबसे इजी तरीका है, आप स्क्रीनर के वेबसाइट पे जाइए, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन रहेगा, उस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन में क्लिक करिए, आपको एनुअल रिटर्न मिल जाएगा। FY21, FY20, मतलब 20, तो सारे ईयर्स का आपको मिल जाएंगे। अगर आपको P&L एंड बैलेंस शीट चेक करना है तो बिल्कुल आप जाके खुद भी देख सकते हैं। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए मैं उठा कर आया हूँ P&L का एक्सट्रैक्ट, डॉक्टर लाल पैथ के एनुअल स्टेटमेंट या एनुअल स्टेटमेंट से। ठीक है, सो मैं पहले बताया, कंपनी अपने ऑपरेशंस करके कितना पैसा कमा रहा है या कितना रिटर्न कमा रहा है। सो यानी ऑपरेटिंग, मतलब यानी किसका रेवेन्यू लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप ले लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको ये दिया हुआ है और ये आपका हेडिंग है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ले लिए, माइनस। अब किसी भी, अगर मैं रिटर्न को कैलकुलेट करूँ, क्या होता है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस या इनकम माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो ये कॉमन सा प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस, सॉरी, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट, सेल्स माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये कॉमन सा है, एक फॉर्मूला होता है, आप सबको पता रहेगा अगर आप जानते हो तो। सो हम यहाँ पे ऑपरेशन से रेवेन्यू ले लिए, ऑपरेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रेवेन्यू ले लिए, एंड हम यहाँ पे एक्सपेंसेस ले रहे हैं। एक्सपेंसेस भी किसका ले रहे हैं, जो एक्सपेंसेस इंकर्ड हुआ है इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए जो एक्सपेंसेस इंकर्ड हुआ है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए जो एक्सपेंसेस इंकर्ड हुआ है, सेम एक्सपेंसेस हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे डिडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, एक काम करिए, आप ही बताइए कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपको लगता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है? बिल्कुल है। सो हम यहाँ से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम माइनस कर देंगे, माइनस एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। क्या आपको लगता है जो आपका एम्प्लॉय है, कंपनी में काम करता है, वो बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है? बिल्कुल है, उनके बिना तो काम होना नहीं है। तो एम्प्लॉय का कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं, सॉरी, कंसीडर नहीं करते हैं। डिप्रिसिएशन ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, सो हमें हम इसलिए यहाँ पे ये भी कंसीडर नहीं करते। देन फीस टू कलेक्शन सेंटर्स, जो कलेक्शन सेंटर्स वगैरह को हम फीस दिए हैं, वो भी हम मतलब कंसीडर करते हैं। देन अदर एक्सपेंसेस में कैसा आएगा, लाइटनिंग फीस आ गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आएगा। अगर मैं वापस से बोलूँ, अगर आपको देखने का मन है, अगर आप देखना चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर क्या है, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर क्या है, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के अंदर क्या है, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। आप एक काम करिए, आप डॉक्टर लाल पैथ का एनुअल स्टेटमेंट खोलिए, आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का पेज खोलिए, मेरे ख्याल से ये 93 पेज नंबर होगा, आप चेक कर लीजिएगा। एंड इसमें जो नोट्स दिए हुए हैं, जो इसमें नोट्स दिए गए हैं, आप उन नोट्स को रिफर करिए। उन नोट्स को जब आप रिफर करेंगे तो उनमें रहेगा नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, जैसे जैसे, बिल्कुल इस नोट को रिफर करिए, आपको ब्रेकअप मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा पैसा लगा है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे, जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ले लिए, माइनस एक्सपेंसेस ले लिए, एक्सपेंसेस कौन कौन सा जो इंकर्ड हुआ है इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए ही इंकर्ड हुआ है, उसका वो उस एक्सपेंडिचर को हम लोग लेंगे। सो उसमें कौन कौन सा आ गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आ गया, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस आ गया, फीस टू कलेक्शन सेंटर्स आ गया, चैनल पार्टनर्स आ गया, एंड अदर एक्सपेंसेस आ गया।
सो ये सारा उठा लिए डेटा, यहाँ से इंफॉर्मेशन माइनस की, आंसर आता है 4363 मिलियन। हम अपने ईज के लिए इसे हम क्रोस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी डिवाइडेड बाय 10, सो विच कम्स टू 436.3। 436 ले लीजिए ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये 436 क्या है, ये हमारा EBIT है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, ये हमारा EBIT है। सो रिटर्न ROC, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका न्यूमरेटर पार्ट तो हमारे हम कैलकुलेट कर लिए। अब क्या बचता है, डिनोमिनेटर पार्ट, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करें। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए हमें कंपनी का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले रहा हूँ, तो प्लीज स्टैंड अलोन से मत कंपेयर करिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी कंपनी के बिल्कुल बैलेंस शीट में आएंगे। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कि मेरे को मूवमेंट करने में आसानी रहे, ठीक है। सो ये अपना बैलेंस शीट है। सो फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है ओनर के पैसे, यानी इक्विटी, इसमें रिजर्व हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, सारा चीज आता है, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस माइनस करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो हम इसीलिए यहाँ पे हम इस दोनों को अगर नहीं लिख के आप इसको सीधा वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हैं, तो कोई दोहराई नहीं है इसमें, बिल्कुल आपका काम कर सकते हैं। एंड एक चीज आपको मैं यहाँ पे ओनर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की, क्योंकि जो पैसा आता है, जो कंपनी के अंदर पैसा आता है, वो कहाँ से आएगा, तो दो सोर्स है। ओनर का पैसा रह सकता है, वो जो विच बिलोंग्स टू द ओनर्स, या विच बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। एंड सेकंड क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कंपनी डेट लेगा, बोरोइंग्स लेगा, बैंक से डेट ले सकता है, एक्स्ट्रा कहीं कहीं से भी डेट ले सकता है, इन्वेस्टर से डेट ले सकता है। तो ये दो पैसे हो गए लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड ओनर्स फंड। हम यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये करंट लाइबिलिटीज होता क्या है ना, कि एक साल के अंदर आपको रीपे कर देना होता है। तो इतना डीप हम नहीं जाते, हम ऑन एन एवरेज देखते हैं लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट है, तो लॉन्ग टर्म हम मेन 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 कैपिटल लेके आते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे करंट माइनस करंट लाइबिलिटीज कर दिए, तो वर्किंग कैपिटल आ गया। तो ये दोनों फंड से, ओनर के पैसे से एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, ये दो चीज हम अरेंज करते हैं। क्या अरेंज करते हैं, वर्किंग कैपिटल, यानी इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री के लिए जो पैसा चाहिए रहता है, कैश एट बैंक हो गया, वगैरह वगैरह, जो भी चीज हमें वर्किंग एक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए रहता है, लगा लीजिए वर्किंग कैपिटल। अगर फाइनेंस में बात करें तो बोल सकते हैं इसको, इट्स अ फ्यूल, इट्स अ फ्यूल टू टू रन द कंपनी। ये पेट्रोल है कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है। एंड फिक्स एसेट्स क्या है, ये ये मान लीजिए प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, वगैरह, जो भी इस तरीके के फिक्स एसेट्स होते हैं वो है। तो फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, या बोल सकते हैं ओनर्स का पैसा प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम समझते हैं कि कहाँ से लेके आना है। अब तक तो समझ के भाई होता क्या है, कहाँ से लेके आए, ठीक है। ये मैं बैलेंस शीट खोल लिया हूँ एज ऑन March 21 ऑफ डॉक्टर लाल पैथ लैब। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, ये डॉक्टर लाल पैथ लैब का, डॉक्टर लाल पैथ लैब का बैलेंस शीट है, एक सेकंड, एज ऑन 31 मार्च 2021 का, ठीक है। अब अगर आप चेक करें, तो जैसे मैं बताया था, ओनर्स फंड यानी क्या हो गया, इक्विटी। टोटल इक्विटी कितना है, टोटल इक्विटी कितना है, टोटल इक्विटी है 12,700, कितना है, 12,760। टोटल इक्विटी कितना है, 12,760। 12,760 प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब क्या हो गया, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज कितना है, ये है नॉन करेंट लायबिलिटीज। थोड़ा सा पेज भारी के कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा पेज गड़बड़ हो रहा है पेज भारी होने के कारण, ओके, थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या हो गया 1110। आप देख सकते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज बोल सकते हैं, यानी जो करेंट लाइबिलिटीज नहीं है वो क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लॉन्ग सॉरी टंग ट्विस्टर है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना है 1110। 1110 प्लस ओनर्स का पैसा यानी ये वाला पैसा 12,760, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा मैं जो प्रोसेस बताया था क्या था, टोटल एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स से क्या माइनस कर देंगे, करंट लाइबिलिटीज। सिंपल फंडा, टोटल एसेट्स से क्या माइनस कर देंगे, करंट लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स कितना है, टोटल एसेट्स आपका हो गया 16,613 मिलियन। 16,613 मिलियन माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कितना है, करंट लाइबिलिटीज है 2,742। ये आप दोनों को माइनस करके देखिए, सॉरी हाँ 2,742 या 43 कर लीजिए, 0.85 है, दोनों को माइनस करके देखिए आपको सेम रिजल्ट आएगा 13,880। अब आप बोल सकते हैं यार यहाँ पे टोटल एसेट्स नहीं लेना है, टोटल एसेट्स ही क्यों, टोटल टोटल लाइबिलिटीज क्यों नहीं ले सकते। बिल्कुल आप टोटल लाइबिलिटीज भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि बैलेंस शीट का जो अमाउंट है, जो लास्ट का जो बैलेंस है, ये दोनों इक्वल रहता है। ये दोनों अमाउंट, ये मान लीजिए एसेट है, ये लाइबिलिटीज है, तो ये इक्वल्स टू ये, तो बिंदास रहिए, आप ये भी ले सकते हैं। आप एक काम करिए, टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज कर दीजिए, यानी टोटल लाइबिलिटीज कितना है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज को इंक्लूड कर लीजिए, आप ध्यान रखिएगा। 16,613, 16,613 माइनस आप करंट लाइबिलिटीज कर दीजिए। करंट लाइबिलिटीज कितना था, करेंट मैं ढक ढक दिया इसको, मैं तो एरेज कर देता हूँ, बड़ा स्लो है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कितना है, हटाओ, 2,742। आप दोनों को माइनस करके देखिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, 13,870। ठीक है, अब ये मिलियन में है तो इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, बाई 10 कर देंगे तो कितना आएगा, 1387 करोड़। 1387 करोड़। एंड हमारा, भूलिएगा नहीं, हमारा ईबीआईटी कितना आया था, 436। आपको ध्यान होगा हम यहाँ पे कैलकुलेट किए थे ईबीआईटी, इसे मैं दिखा देता हूँ, ये ईबीआईटी कितना आया था, 436। अब देखिए 436 और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 1387। 1387 था कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 436 था। अगर ये दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर इंटू 100 की परसेंटेज में रहता है, कितना आंसर आएगा, अप्रोक्स ऑन एन एवरेज 31% का आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड छोटा सा पार्ट में थोड़ा सा फैक्टर और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपको यहाँ तक काफी था, अब यहाँ पे वीडियो एंड कर सकते हैं, बट अगर आपको नहीं थोड़ा सा और जानना है, यहाँ पे वो एक चीज मैं बता सकता हूँ। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे वो इम्पैक्ट डालते हैं, यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। सबसे पहला होता है सेल्स का फैक्टर। बिल्कुल सही बात है यार, सेल्स ज्यादा रहेगा तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज्यादा रहेगा। मार्जिन ज्यादा रहेगा तो बिल्कुल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा रहेगा। क्या कंपनी कैपेक्स कर रहा है, अब होगा क्या, मैं यहाँ पे क्यों कैपेक्स का बात किया, कि मान लिया जाए कि कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड कांस्टेंट है, ठीक है, एंड ईबीआईटी बढ़ रहा है, ईबीआईटी बढ़ रहा है एंड कंपनी का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कांस्टेंट है, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण बिल्कुल आपको आरओसी ज्यादा रहेगा। बट जैसे ही मान लिया जाए कि कंपनी कैपिटल एम्प्लॉय और भी कैपिटल लेके आया, कंपनी बिजनेस में डाला है, तो उसके कारण क्या होगा, जैसे ही ये चीज होगा उसके कारण क्या होगा कि डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। और जैसे ही डिनोमिनेटर बढ़ा, आपका सिंपल सी बात है वो आरओसी पे इम्पैक्ट करेगा, आरओसी पे इम्पैक्ट करेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट नहीं करेगा, बस एक छोटा सा एक पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड के लिए वो इम्पैक्ट करेगा, नहीं उस वो पीरियड में थोड़ा सा आरओसी कम रहेगा। बट अगेन जैसे ही इस कैपिटल एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयड कैपिटल जो नया कंपनी बिजनेस में डाला है, उससे जैसे ही रिटर्न आना शुरू हुआ, देन अगेन वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मेन दिखने वाली क्या बात है, क्या इसमें फिर दिक्कत है, ये बहुत एक क्वेश्चन उठेगा, तो फिर क्या कैपेक्स करना गलत बात है, नहीं कैपेक्स करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। क्योंकि कैपेक्स में क्या होता है, मान लिया जाए मैं सेल्स कर रहा हूँ, मेरा सेल्स लेट्स से कि मेरा सेल्स 100 करोड़ का सेल्स होता है, मेरा मेरा बिजनेस का सेल्स
100 करोड़ का सेल्स है। एंड जो मेरा कैपेसिटी है, जो मेरा कैपेसिटी है वो 200 करोड़ का तक का कैपेसिटी है। ज़्यादा ही हो गया, नहीं हो गया, 50% बस, 50% है। मेरा जो बिजनेस का कैपेसिटी है, लेट्स से 120 करोड़ का कैपेसिटी है, तो अच्छा खासा कैपिटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है बिजनेस का, राइट। 100 करोड़ का कैपेसिटी है, 100 करोड़ का बिजनेस करने की कैपेसिटी है, इस जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया हूँ उसके अंदर। एंड 120 करोड़ का 120 करोड़ का 120 करोड़ का कैपेसिटी है, 100 करोड़ का मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। काफी अच्छी बात है। जैसे मेरे को लगता है ना कि आने वाला 3 साल के अंदर अंदर मैं, ये जो मेरा सेल्स है एक अच्छा खासा ग्रो करेगा एंड वो 200 करोड़ का हो जाएगा। और मेरा बिजनेस का करने कैपेसिटी कितना है, मात्र 120 करोड़ है। तो मैं क्या, मैं अगर ऐसा रहा तो मैं कैपेक्स नहीं करूँ, छोड़ दूँ बिजनेस करना? बिल्कुल गलत है ये चीज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कैपेक्स कैपेक्स करना बिल्कुल गलत बात है। बस आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कंपनी बार बार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर क्यों रहा है। क्या वो पैसा बर्न कर रहा है? अगर वो पैसा बर्न कर रहा है, बार बार कैपिटल एम्प्लॉय कैपिटल में और कैपिटल डाल रहा है क्योंकि वो पैसा बर्न कर रहा है, इसका मतलब भाई वो कंपनी से दूर हो जाओ। पर अगर कंपनी बिल्कुल अच्छा है, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी का हर चीज बढ़िया है, तो श्योर आप कैपेक्स करना गलत बात नहीं, बट ये जान ले कि ये कंपनी अगर जो कैपेक्स कर रहा है क्यों कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कैपिटल एलोकेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, बिफोर इन्वेस्टिंग। सो बिल्कुल जान ले कि कंपनी कैपेक्स क्यों कर रहा है। अगर कंपनी, आपको लगता है कि नहीं कंपनी कैपेक्स जो कर रहा है, पैसा बर्न किया कर, पहले पैसा बर्न कर दिया, बर्बाद कर दिया, जाना अगेन पैसा लेके आया, कंपनी बिजनेस में पैसा अगेन डाला, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। इस कंपनी से आप बेहतर ही रहेगा दूर रहें, अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ और इसमें अच्छा दिखता है, ठीक है। नाउ एंड कंपनी क्यों कैपेक्स कर सकता है? कंपनी सेल्स को अपना इंप्रूव करने के लिए कैपेक्स कर सकता है, कंपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए कैपेक्स कर सकता है। हो सकता है कंपनी कुछ नया एडवांस मशीनरी बिजनेस में लेके आ रहा हो, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, उससे एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसके कारण भी कैपेक्स कर सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कैपेक्स का, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर viewing the video this far, and please like, share and subscribe. Like तो रहता नहीं है शायद, हाँ रहता है, like भी, sorry. Okay, bye bye.